अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे आपकी 9th क्लास की केमिस्ट्री की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 4 और आज हमारा पहला लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। आपके चैप्टर का नेम है स्टोइकियोमेट्री। तो पहले हमें समझना होगा कि स्टोइकियोमेट्री क्या है। इसको समझने के लिए हमें पहले केमिकल इक्वेशन का पता होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन? कहता है केमिकल इक्वेशन शोज़ विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन हमें ये बताती है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है ना, केमिकल रिएक्शन, उसमें कौन से रिएक्टेंट्स शामिल है और कौन से प्रोडक्ट्स शामिल है। अब रिएक्टेंट्स वो कंपाउंड्स होते हैं या वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि रिएक्शन करते हैं, और प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन उसमें रिएक्टेंट्स भी होते हैं और प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो केमिकल इक्वेशन हमें ये बताती है कि कौन से रिएक्टेंट्स शामिल है और कौन से प्रोडक्ट्स शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज़ फॉर्म्ड व्हेन देयर अकर्स अ रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस। कहता पानी तब बनता है जब रिएक्शन होता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के दरमियान। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारे रिएक्टेंट्स होंगे और वाटर हमारा प्रोडक्ट होगा। दिस रिएक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब इस रिएक्शन को हम ना एक केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप केमिकल इक्वेशन देखें तो उसके लेफ्ट साइड पे लिखा है 2H2 और O2। ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन गैस है, दूसरी ऑक्सीजन गैस है, और ये मिलकर क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। तो इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब हम डिफाइन करते हैं स्टोइकियोमेट्री को। तो कहते हैं स्टोइकियोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द केमिकल रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हमें रिएक्टेंट्स के दरमियान और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशन, यानी कि वो हमें क्वांटिटी बताती है कि कितने रिएक्टेंट्स शामिल थे, उनकी क्या मिकदार थी, और कितने प्रोडक्ट्स बने हैं, उनकी क्या मिकदार है। तो ये जो क्वांटिटी का रिलेशनशिप है ना, ये हम बयान करते हैं स्टोइकियोमेट्री के अंदर। आगे वो कहता है स्टोइकियोमेट्री इज़ एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन केमिस्ट्री विच हेल्प अस टू कैलकुलेट द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो स्टोइकियोमेट्री है ना, वो केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी हमने रिएक्शन करवाना है तो उसके लिए हमें कितने रिएक्टेंट्स चाहिए होंगे और उसके नतीजे में कितनी प्रोडक्ट्स बनेंगी। तो ये जो सारी कैलकुलेशन है ना, ये स्टोइकियोमेट्री की ब्रांच के अंदर होती है। It is based on the law of conservation of mass, which states that matter can neither be created nor destroyed. अब इसकी बुनियाद ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या कहता है कि कोई भी मैटर है ना, हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते ना उसको ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि उसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे अभी हमने रिएक्शन करवाया है H2 और O2 का। अब इसमें हमने एक मैटर को दूसरे मैटर में कन्वर्ट किया है। पहले वो गैसेस थी, हमने उनका रिएक्शन करवाया और उसके नतीजे में हमारा वाटर यानी लिक्विड बन गया। The stoichiometry coefficients used to balance a chemical equation provides the mole ratio between the reactants and products। कहता है स्टोइकियोमेट्री के अंदर ना हम ये भी देखते हैं कि एक रिएक्टेंट उसके कितने मोल्स हमें चाहिए होंगे या कितने ग्राम्स चाहिए होंगे। तो उसके लिए हम उसमें कोफिशिएंट यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप रिएक्शन देखें ऊपर वाला दोबारा, तो उसमें जो 2 लिखा हुआ है ना H2 के साथ, ये कोफिशिएंट है। इस तरह H2O के साथ भी 2 लिखा है, ये कोफिशिएंट है। तो ये बैलेंस करता है हमारे केमिकल इक्वेशन को। Stoichiometry is used in industry quite often to determine the amount of raw materials required to produce the desired amount of products। कहता है इंडस्ट्री के लेवल पे इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि इंडस्ट्री में हमने कोई भी प्रोडक्ट बनानी है उसके में रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है। तो ये जो कैलकुलेशन होती है कि हमने इतनी प्रोडक्ट्स के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तो वो सारी जो कैलकुलेशन है वो इक्वेशंस की बेस पे होती है, स्टोइकियोमेट्री की बेस पे होती है। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल फार्मूला। अ केमिकल फार्मूला इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। कहता है जो केमिकल फार्मूला है ना, वो किसी भी केमिकल सब्सटेंस की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी किसी भी केमिकल को हम जब सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं ना, शो करते हैं, तो वो केमिकल फार्मूला। अब केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स हैं, वाटर है, ऑक्सीजन है, एसिड हैं, सारे के सारे केमिकल्स हैं। तो इनका हम रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं वो एक केमिकल फार्मूला की मदद से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2। जैसे वाटर है उसका केमिकल फार्मूला है H2O। इसी तरह केमिकल फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन गैस, अब जो ऑक्सीजन गैस है उसका केमिकल फार्मूला क्या है? O2। इट टेल अस विच एटम्स आर इन्वॉल्व एंड हाउ मैनी ऑफ देम आर प्रेजेंट। इससे हम ये पता लगाते हैं कि कौन से एटम्स शामिल हैं और वो कितने शामिल हैं। यानी जैसे पानी की मिसाल है, पानी में कौन कौन से एटम है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये भी पता लग गया, और कितने शामिल हैं वो भी पता लग गया कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन शामिल है। तो केमिकल फार्मूला में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आगे वो कहते हैं एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन दिस वर्ल्ड। एलिमेंट्स जो है ना वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में मौजूद है, उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। देयर आर एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम्स। कहते हैं कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि एटम्स के मजमूए का नाम है, यानी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एटम्स होते हैं। दीज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिम्बल्स अलोन। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे
सोडियम एक एलिमेंट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एटम्स हैं, तो उसके लिए सिंबल यूज़ करेंगे Na। इसी तरह कैल्शियम एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, तो इनको शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंबल्स। ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स इन विच देयर एटम्स आर केमिकली बाउंडेड टू ईच अदर। कहता है जबकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जिनके एटम्स आपस में ना बॉन्ड बनाते हैं, यानी वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स का मतलब है अकेले अकेले मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। अब इसमें एटम्स ने ना आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ, तो ये ना मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जिनकी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। इन ओजोन 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर बॉन्डेड टू ईच अदर, इट्स केमिकल फार्मूला इज O3। अब जैसे ओजोन एक गैस है, उसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स में मिलकर एक बॉन्ड बनाया और एक मॉलिक्यूल बनाया, तो वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं कि वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के। हम आयनिक कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूला की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं सिमिलर टू द एलिमेंट्स केमिकल कंपाउंड्स आल्सो एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कहता है जो एलिमेंट्स हैं उनकी तरह जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो भी एक ख़ास फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कॉमन साल्ट है जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस विच आर बाउंडेड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। अब सोडियम क्लोराइड में ना 2 आयंस होते हैं, एक होते हैं सोडियम और एक दूसरे आयंस होते हैं क्लोराइन आयंस। सिंस रेशियो बिटवीन इट्स आयन इज़ 1:1, यानी कि 1:1 रेशियो का मतलब है जितने सोडियम के आयंस हैं उतने ही क्लोरीन के आयंस होंगे। अगर सोडियम के 25 आयंस हैं तो क्लोरीन के भी 25 होंगे। सो सोडियम क्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट NaCl। तो जो सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला होता है ना वो होता है NaCl। सिमिलरली द अदर आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट्स विच शो द मिनिमम रेशियो प्रेजेंट बिटवीन देयर आयंस। इसी तरह जो दूसरे आयनिक कंपाउंड्स हैं जैसे CaCl2 है, KBr है, BaCl2, ये सारे भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो इनको भी हम इनके फार्मूला यूनिट्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स के। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला की मदद से। तो कहता है कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स वो आयंस नहीं होते उनके अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर, जिसमें एटम्स के अंदर बॉन्ड होता है। जैसे भी हमने मिसाल पढ़ी थी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होता है O2, उसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स आपस में बॉन्ड बनाकर बैठे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर केमिकल फार्मूला H2। अब जो वाटर है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, उसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, तो वो वाटर मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है। जिस तरह कई मॉलिक्यूल्स ना एक साथ रहते हैं और उसका फार्मूला क्या है वाटर का H2O। इट शोज डैट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर बॉन्डेड टू 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है कि पानी का जो एक मॉलिक्यूल अगर हम लेना तो उसमें एक ऑक्सीजन का एटम होगा और वो 2 हाइड्रोजन के एटम से जुड़ा हुआ होगा। सिमिलरली केमिकल कंपाउंड अमोनिया इज रिप्रेजेंटेड बाय NH3। इसी तरह का अमोनिया एक केमिकल कंपाउंड, उसका फार्मूला देखें तो वो है NH3, यानी एक उसमें नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। एंड मीथेन गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय CH4, और मीथेन गैस जो है उसका फार्मूला होता है CH4। नेक्स्ट है मोलिकुलर फार्मूला। इट शोज ऑल द टाइप्स ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ डैट कंपाउंड। मोलिकुलर फार्मूला हमें ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट है या कोई भी कंपाउंड है या कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक्चुअल में कितने एटम्स मौजूद हैं। जैसे वाटर की अभी हमने मिसाल पढ़ी है ना, वाटर का फार्मूला H2O, तो ये एक्चुअल उसमें यही एटम्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन के होते हैं और एक ऑक्सीजन का होता है। तो वो फार्मूला जो हमें एक्चुअल तादाद बताए एटम्स की उसको कहते हैं मोलिकुलर फार्मूला। एग्जाम्पल्स आर HCl, HF, H2S, ये सारी आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, तो ये एक्चुअल तादाद बता रहा है कि इस कंपाउंड में इतने एटम्स हैं। नेक्स्ट है एम्पिरिकल फार्मूला। Empirical formula of a compound shows the simplest whole number ratio of atoms present in that compound। Empirical formula हमें ये बताता है कि कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर जो एटम्स है उनकी रेशियो आपस में क्या है, यानी कि एक तो है ना उनमें एक्चुअल एटम्स कितने हैं वो तो हमने कहा उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, लेकिन एक फार्मूला वो भी होता है जो उनकी रेशियो को कैलकुलेट करता है, तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी वो फार्मूले को सिंपल कर देता है। जैसे एक्चुअल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। अब बेंजीन एक केमिकल कंपाउंड है, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है C6H6, उसमें 6 कार्बन के एटम्स होते हैं और 6 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी रेशियो कैलकुलेट करूं तो 6 को 6 से कैंसिल कर देंगे तो पीछे क्या बचेगा CH। तो ये जो सिंपल फार्मूला हमें मिला है इसको कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। आगे कहते हैं ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पिरिकल फार्मूला। जितने भी आयनिक कंपाउंड है ना जैसे NaCl है, KCl है, ये सारे के सारे अपने एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। These formulas show the simplest ratio between their ions। कहता है ये हमें बताता है कि जो उनके अंदर आयंस होते हैं आयनिक कंपाउंड्स में
उनकी रेशो आपस में क्या होती है। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इज CaF2। अब जैसे कैल्शियम फ्लोराइड एक केमिकल आयनिक कंपाउंड है, उसका जो फार्मूला होता है वो है CaF2 विच शोज द रेशो बिटवीन द कैल्शियम एंड फ्लोराइड आयंस इन इट्स क्रिस्टल, जो हमें ये बताता है कि इसमें कैल्शियम के और फ्लोराइड के आयंस की आपस में रेशो क्या है। फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स विच एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स द एम्पिरिकल फार्मूला मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर मॉलिकुलर फार्मूला। कहता है अगर हम बात करें ना कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो उनके अंदर एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला डिफरेंट होता है, जबकि आयनिक कंपाउंड्स में हमने देखा है कि उनका जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वही उनका मॉलिकुलर फार्मूला भी होता है। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स का केस डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मॉलिकुलर फार्मूला H2O2। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक गैस है, एक कंपाउंड है, उसका जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो है H2O2, जिसमें हमें पता लगता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। अगर इसकी रेशो कैलकुलेट करें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे जो फार्मूला बचेगा वो बचेगा HO। इस फार्मूले को हम कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिकुलर फार्मूला है H2O2 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला है HO। फॉर वाटर द मॉलिकुलर फार्मूला एंड द एम्पिरिकल फार्मूला बोथ द सेम। अगर पानी की बात करें तो पानी में पहली रेशो सिंपल है, पहली वो सिंपल रेशो में मौजूद है, तो उसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वही उसका मॉलिकुलर फार्मूला भी, यानी H2O, बिकॉज देयर एग्जिस्ट नो मिनिमम रेशो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। नेक्स्ट वो कहता है सिंस एन एम्पिरिकल फार्मूला डज नॉट टेल अस अब द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला में किसी भी कंपाउंड के एक्चुअल नंबर नहीं बताता कि उसमें कितने एटम्स मौजूद हैं, रादर इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन एटम, बल्कि ये तो हमें रेशो बताता है कि एटम्स किस रेशो में मौजूद है। इट इज़ पॉसिबल डैट सम कंपाउंड्स में हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। तो कहता है ये मुमकिन है कि 2 मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं लेकिन उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन का जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो होता है C6H6। इस तरह एसिटाइलिन एक गैस है, उसका एक्चुअल फार्मूला होता है C2H2। लेकिन जब इन दोनों की रेशो कैलकुलेट करेंगे ना तो दोनों की रेशो क्या निकल के आएगी, CH। अब इन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH। हालांकि कंपाउंड्स ये दोनों डिफरेंट है, तो ये मुमकिन हो सकता है कि 2 मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं उनका एम्पिरिकल फार्मूला एक हो। नेक्स्ट उसने एक क्वेश्चन दिया, कहता है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द कंपाउंड्स विच हैव द सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला। आपने कोई से 2 ऐसे कंपाउंड्स बताने हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला एक जैसा हो। तो इसमें पहली एग्जांपल है अमोनिया। तो अमोनिया का एम्पिरिकल फार्मूला भी NH3 है और उसका मॉलिकुलर फार्मूला भी NH3 ही है। और दूसरी एग्जांपल है सल्फर डाइऑक्साइड, उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी SO2 है और मॉलिकुलर फार्मूला भी SO2 है। अगला टॉपिक है केमिकल फार्मूला ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। कहता है आपने ये बताना है कि बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करना है हमने। तो पहले हम देखते हैं कि बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्जैक्टली 2 आयंस लाइक NaCl। कहते हैं बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें 2 आयंस मौजूद होते हैं, जैसे NaCl है। अब NaCl में 2 आयंस कौन कौन से हैं, सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। तो ये एक बाइनरी आयनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट वो कहता है इन ऑर्डर टू राइट डाउन द फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगर हमने आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखना है तो हमें क्या स्टेप्स कवर करने पड़ेंगे। तो पहला है, कहता है फर्स्ट आइडेंटिफाई द केटाइंस एंड एनाइंस। पहले आपने ये पता लगाना है कि उसमें केटाइंस कौन से हैं और एनाइंस कौन से हैं। अब केटाइंस वो आयंस होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइंस वो आयंस होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। फिर आपने पता लगाना है द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन देम, कि अब उन आयंस पे चार्ज कितना है, +1 का चार्ज है, +2 का है, -1 का है, -2 का है। तो ये आपने चार्जेस का पता लगाना है। और लास्ट में फाइनली कंबाइन द 2 आयंस टुगेदर टू फॉर्म एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। फिर आपने उन दोनों आयंस को मिलाना है जिससे एक न्यूट्रल कंपाउंड बने। तो ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला बना सकते हैं। आगे वो कहता है इफ़ यू नो द नेम ऑफ द बाइनरी आयनिक कंपाउंड यू कैन राइट इट्स केमिकल फार्मूला। कहता है अगर आपको किसी भी बाइनरी आयनिक कंपाउंड का नाम मालूम है ना तो आप उसका फार्मूला लिख सकते हैं। कैसे, स्टार्ट बाय राइटिंग द सिंबल ऑफ केटाइन विद इट्स चार्ज। पहले आपने उसके केटाइन का सिंबल लिखना है और उसके ऊपर चार्ज डालना है कि उस आयन पर चार्ज कितना है। देन राइट द सिंबल ऑफ एनाइन विद इट्स चार्ज। फिर आपने एनाइन का फार्मूला लिखना है, उसका सिंबल, और उस पर चार्ज लिखना है कि उस एनाइन पर कितना चार्ज है। फाइंड आउट हाउ मैनी ऑफ दीज आयंस आर नीडेड टू गिव एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। फिर आपने ये देखना है कि दोनों के कितने आयंस हम मिलाएं कि वो एक न्यूट्रल कंपाउंड बने। अब इस पूरी डिस्कशन को ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट ऑन द फार्मूला ऑफ लिथियम ऑक्साइड। अब लिथियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड है, इसको हम फार्मूला लिखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके केटाइंस और एनाइंस लिखेंगे। अगर आप डायग्राम देखें तो उसमें लिथियम ऑक्साइड में 2, एक है केटाइन और एक है एनाइन। केटाइन इसमें है लिथियम और उस पर चार्ज कितना है 1+ का, और जो इसमें एनाइन है वो है ऑक्सीजन
और उस पर चार्ज कितना है 2 नेगेटिव का। तो हमने यहाँ पर उसके कैटायंस भी लिख लिए और एनायंस भी लिख लिए। अब हमने इन दोनों आयंस को ना जोड़ना है और अपना कंपाउंड बनाना है। तो कैसे जोड़ना है? तो कहता है लेट अस नाउ अप्लाई क्रिस क्रॉस मेथड टू राइट द फार्मूला। अब एक मेथड है जिसको कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। इन दिस मेथड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द आयन चार्ज इज क्रॉस्ड ओवर टू बिकम द सबस्क्रिप्ट ऑफ द अदर आयन। अब इसमें हम करते क्या हैं? इसमें हम ये करते हैं कि जो हर आयन का चार्ज है ना, जैसे यहाँ पे लिथियम का 1+ चार्ज है और ऑक्सीजन का O2 नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के चार्जेस को ना हम उल्ट कर देते हैं। यानी लिथियम के चार्ज को ऑक्सीजन के पास ले जाएंगे और ऑक्सीजन के चार्ज को लिथियम के पास ले जाएंगे। तो इस मेथड को कहते हैं क्रिस क्रॉस, यानी इनको चेंज कर देंगे एक दूसरे के साथ। तो अगर आप नीचे वाली डायग्राम देखें तो उसमें कैटायन चला गया है ऑक्सीजन के पास और एनायन चला गया है कैटायन के पास। तो लिथियम का 1+ चार्ज चला गया ऑक्सीजन के पास और एनायन का 2 चार्ज चला गया लिथियम के पास। तो अगर आप फाइनल फार्मूला इसका देखें तो वो बनता है Li2O। में आपने जो चार्जेस है ना वो सबस्क्रिप्ट में लिखनी है। सबस्क्रिप्ट का मतलब है उनको नीचे छोटा करके लिखना है। जैसे अगर आप देखें Li2 में तो 2 हमने छोटा लिखा हुआ है नीचे करके, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। और कहते हैं साइंस ऑफ द चार्जेस आर देन ड्रॉप। तो जो चार्जेस के साइन थे ना प्लस थे या माइनस थे उनको आपने ख़त्म कर देना है। आगे उसने 2 मज़ीद एग्जांपल्स दिए हैं। एक है राइट डाउन द फार्मूला ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड। कहते हैं एलुमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखें। अब एलुमिनियम ऑक्साइड में 2 आयन्स हैं, एक है Al3+ और दूसरा है O2 नेगेटिव। अब हमने जो मेथड पढ़ा उसमें क्या करना है, दोनों के जो चार्जेस हैं उनको उल्ट कर देना है। यानी कि एलुमिनियम का चार्ज चला जाएगा ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन के चार्ज चला जाएगा एलुमिनियम के पास। अब ऑक्सीजन पे 2 था तो वो 2 आ जाएगा एलुमिनियम के पास, तो वो बन जाएगा Al2। और जो एलुमिनियम का 3 था वो चला गया ऑक्सीजन के पास, तो वो बन जाएगा O3। तो ये इसका फाइनल फार्मूला बन गया। इसी तरह अगली एग्जांपल है मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब मैग्नीशियम नाइट्राइड में 2 आयन्स हैं, एक है मैग्नीशियम 2+ और दूसरा है नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन का चार्ज चला गया मैग्नीशियम के पास, तो वो बन जाएगा Mg3। और जो मैग्नीशियम उसका चार्ज चला गया नाइट्रोजन के पास, तो वो बन जाएगा N2। उसके बाद उसने एक टेबल दिया हुआ, उस टेबल के अंदर उसने मुख्तलिफ कैटायंस दिए हैं और उनके चार्जेस दिए हैं। जैसे हाइड्रोजन है उस पर चार्ज होता है 1+ का, सोडियम होता है उस पर होता है 1+ का। तो ये मुख्तलिफ कैटायंस हैं जिन पर मुख्तलिफ चार्जेस हैं। बाज़ में 1+ का चार्ज है, बाज़ में 2+ का चार्ज है। और राइट टेबल पर उसने दिया हुआ है एनायंस, यानी वो आयंस जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें भी बाज़ आयंस ऐसे होंगे जिन पर 1- चार्ज होगा, बाज़ ऐसे होंगे जिन पर 2- का चार्ज होगा। यहाँ पर आपका लेक्चर एंड होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।